नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत और मैं हूं तपस्वी आचार्य। मित्रों, आज 25 सितंबर 2022 और रविवार की सुबह और रविवार का दिन पूरा बहुत सारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के विभिन्न स्टेट के समाचार का थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग आकलन करते हैं तो बताते हैं समाचार का सच। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली की बात से, दिल्ली के समाचार से स्टार्ट करते हैं और वो भी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। वहाँ पर एक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ डिटेल लिखी है नरेंद्र मोदी के बारे में। वो डिटेल हम लोग जाने, वो समाचार हम लोग जाने तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि केवल एक लाइन का सबक देकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने पीएम नरेंद्र मोदी। इस तरीके की डिटेल उन्होंने लिखी है टाइम्स ऑफ इंडिया ने। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि केवल एक लाइन का सबक लाइन लिखा और सबक देकर पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने पीएम मोदी। अब शांति दूत की भूमिका निभाने की एक मांग की है पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने। बीते दिनों उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में संघाई सहयोग संगठन, एक ये हुआ था, डिटेल हुई थी, संघाई सहयोग संगठन SEO। तो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी के राष्ट्रपति पुतिन में भी उन्होंने एक संदेश जारी किया था। तो इस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को वैश्विक चिंताओं के अवगत कराते हुए यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई को खत्म करने की एक मांग भी की और साथ ही अपील भी उन्होंने की। डिटेल कुछ ऐसी है कि साथ ही कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा कि अभी का समय जो है वो युद्ध का नहीं है। इस बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बने और ठीक से उसी तरीके से बात करें। तो जाने हम लोग कि कैसे बदला है भारत का प्रति दुनिया का एक नजरिया और उसके साथ ही यूक्रेन में शांति के लिए बड़ी भूमिका की एक मांग की। मौजूदा वक्त में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के नामुआइदों के एक चर्चा की सुर्खियां केंद्र में है। उसी समय वहां पर राष्ट्र के संबोधन करते हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला कि देश में अभी और पूरी दुनिया में अभी युद्ध का माहौल जरूरी नहीं है। इन चर्चाओं में भारत के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दिया गया बयान भी एक जोर पकड़ रहा है। पूरे सोशल मीडिया पे ये समाचार वायरल हो रहे हैं कि देश के वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो डिटेल दी है उसके ऊपर डिटेल कुछ ऐसी है कि इन चर्चाओं में भारत के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दिया गया बयान भी जोर पकड़ रहा है। और साथ ही में ताज़ा मामले मेक्सिको की ओर से एक रखे गए प्रस्ताव का है जिसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र युद्ध स्तर रूस और यूक्रेन नेताओं से वार्ता के लिए समिति गठन करे। और उसके साथ ही मेक्सिको ने यह भी कहा कि इस समिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है वो गुटेरेस के उसके साथ शामिल किए जाने का एक डिटेल भी सामने आया हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये वार्तालाप से क्या देश को और पूरी दुनिया को लाभ हो रहा है। अब हम दूसरे न्यूज़ की तरफ रुख करें और बात करते हैं देहरादून ऋषिकेश में जो सबसे बड़ा मौत का जो मामला सामने आया हुआ है, हत्या का मामला जो सामने आया हुआ है, उसके ऊपर पूरे 12 घंटे में सोशल मीडिया और एज वेल एज न्यूज़ मीडिया जो भी है, जगत के सारे बड़े जो मीडिया न्यूज़ है, उन्होंने काफ़ी सारे उसके आपत्ति जताई है कि इस तरीके से हत्या कैसे हो सकती है, किसने की है ये हत्या। उसके बारे में जो डिटेल सामने आई है उसमें टाइम्स नाउ और दैनिक भास्कर ने एक डिटेल सामने लाई है, वो डिटेल समझे हम लोग। तो अब बात करते हैं देहरादून की। दैनिक जागरण बता रहा है कि बिगड़ेल रईस मालिक और उसकी करतूत, ऐसा एक हेडिंग दिया हुआ है दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने। तो क्या उन्होंने किया हुआ है वो डिटेल हम लोग समझे। तो गरीब पिता की मदद करना चाहती थी अंकिता, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई वहां पर ऋषिकेश में, लेकिन मिली उसको मौत, इस तरीके का हेडिंग है। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि गरीब पिता की हत्या और गरीब पिता की मदद करना चाहती थी अंकिता और उसको मिली मौत। डिटेल क्या है वो हम लोग समझे। विविध न्यूज़पेपरों ने ये सबसे बड़े न्यूज़ वहाँ के दिए हुए हैं वो हम लोग पढ़े।
तो ऋषिकेश दुनिया भर में योग नगर के नाम से प्रख्यात है और देश विदेश से लोग यहाँ पर शांति की खोज में आते हैं। यहाँ साल भर पर्यटकों का सैलाब उमड़ता है और लेकिन शुक्रवार को शुक्रवार और ये शनिवार को 2 दिन यहाँ पर ऐसा मामला हुआ कि पूरे देश भर में ऋषिकेश की चर्चा होने लग गई। डिटेल क्या है वो समझे तो यहाँ ऐसी सनसनी हत्या का मामला सामने आया जिसने पूरे देश को झिको कर वहाँ पर रख दिया है। और डिटेल ऐसी आई कि पहली नौकरी में महीना भी पूरा नहीं हुआ था और वो लड़की की हत्या कर दी गई। परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के मकसद से अंकिता पौंडी के गांव से ऋषिकेश आई थी और उसी बीच यहाँ वह वरंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। उससे अपनी पहली नौकरी में 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। जो न्यूज़पेपर डिटेल लिख रहे हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ। दर्शक मित्रों, ये अब तक की सबसे बड़ी हत्या का मामला सामने आया हुआ है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो डिटेल कुछ न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि उसे अपनी पहली नौकरी में 1 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ था कि उसके साथ यहाँ अनहोनी हो गई। डिटेल क्या हुई वो समझे तो रिसोर्ट का मालिक बिगड़ेल रईस पुलकित आर्या उनका नाम है, जिसने हत्या की है उसका नाम है पुलकित आर्या। अंकित और सौरभ उस पर गलत काम के लिए दबाव बनाने लग गए। 1 महीना भी नहीं हुआ था और वो लड़की के ऊपर दबाव बनाने लग गए, ये अंकित। दूसरी एक डिटेल जो सामने आई है वो है कि लेकिन अंकिता ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं कुछ खराब काम नहीं करूंगी। जब अंकिता ने इस बात की जानकारी अपने साथियों को दी तो रिसोर्ट मालिक और उसके 2 साथियों को यह बात नागवार हुई और नागवार गुजरी और 18 सितंबर को वो इसे लेकर चारों उनके बीच कहासुनी हो गई और वो उनको घुमाने के लिए बाहर ले जाने की तजवीज़ करने लगे। इसी दौरान पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया और पुलकित आर्या, अंकित व सौरभ वहां से फरार हो गए मौके पर से। डिटेल कुछ ऐसी सामने है कि रिसोर्ट से सीसीटीवी में 18 सितंबर की रात अंकिता पुलकित उसके साथ अंकित व सौरभ के साथ जाते दिखी तो पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है और आरोपित की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा तो उत्तराखंड के साथ पूरा देश भी सन्न हो गया है। अब देखना ये होगा कि ये हत्या का मामला कहां तक जाता है और प्रशासक उसके ऊपर क्या कड़ी कार्यवाही करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे न्यूज़ की और केंद्र में कर रहा अपमान। एक ऐसा सामने आया हुआ है मुद्दा जो 4 संसदीय समिति का जो समाचार सामने आया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़े तो एक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि केंद्र कर रहा है अपमान और 4 संसदीय समिति में एक ही मिले अध्यक्षता, इस तरीके की एक डिटेल सामने आई है। और कांग्रेस की चिट्ठी सामने, डिटेल ऐसी है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिरला को लिखे नए पत्र में यह भी कहा कि समितियों के संदर्भ में सरकार ने एक तरफा फैसला किया हुआ है। वो क्या फैसला किया हुआ है उसमें विविध न्यूज़पेपर के समाचार हम लोग पढ़े तो डिटेल कुछ वहां पर ऐसी है कि प्रमुख विपक्षी दल का अपमान किया हुआ है। एक डिटेल ऐसी आई है, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर संसदीय परंपराओं का अपमान करने का एक संसदीय समिति को मजाक का विषय बनाने का एक आरोप लगाते हुए कुछ डिटेल सामने आई है। वो आरोप लगाते हुए शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि प्रमुख विपक्षी दल होने के चलते उसे वित्त और गृह, विदेश और रक्षा संबंधी संसदीय समिति में कम से कम एक ही अध्यक्षता दी जाए। ऐसी कुछ डिटेल सामने आई, लेकिन वहां पर एक क्या बात हुई वो हम लोग पढ़े तो यहाँ पर उस नए पत्र में यह भी कहा कि समितियों के संदर्भ में सरकार ने एक तरफा फैसला किया है और प्रमुख विपक्षी दल का अपमान किया है। डिटेल कुछ ऐसी है कि चौधरी ने इससे पहले 21 सितंबर को वहां पर बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया था और वो जो आरोप लगाया था उसकी डिटेल में पढ़ूं तो वहां पर सूचना और प्रायोगिक संबंधी संसदीय समिति की अध्यक्षता कांग्रेस से वापस ली जा रही है और क्यों ले जा रही है उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखी है विविध न्यूज़पेपर ने। तो उसमें ऐसा लिखा कि हालांकि मुझे मौखिक रूप से बताया गया था और सूचना प्रौद्योगिक संबंधी समिति के संदर्भ में सरकार का फैसला बदलने वाला नहीं है। ऐसी एक डिटेल सामने आई है। बिना किसी उचित कारण के लिए गए एक तरफा निर्णय को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज करता हूं, ऐसी डिटेल की। और शशि थरूर को लेकर चौधरी ने यह भी बात कही कि चौधरी ने दावा किया है कि अगर
सूचना प्रायोजिक समिति के प्रमुख शशि थरूर वहां पर स्वतंत्र होकर काम करते हैं और समिति एक स्वतंत्र आवाज को प्रकट कर रही है तो तथा सरकार इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। वहां पर इसका मतलब यह है कि वह संसदीय समिति को मजाक का विषय बना रहे हैं। इस तरीके से कांग्रेस आमने सामने आ गई है, कांग्रेस के अंदरूनी मामले सामने आ रहे हैं और उन्होंने बिरला के से आग्रह किया कि अगर सरकार सूचना प्रौद्योगिकी समिति की अध्यक्षता में हमें नहीं देने को अड़िग है तो एक प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण हम चाहते हैं कि वित्त, गृह, विदेश और रक्षा संबंधी संसदीय समिति में कम से कम एक अध्यक्षता हमें दी जाए, ऐसी डिटेल सामने आई है। अब देखना ये होगा कि वहाँ के नेता लोग और विविध प्रशासक जो है वो क्या अहम ठोस कदम ले रही है। उसी बीच कांग्रेस नेता के अनुसार पिछली लोकसभा में भी जब कांग्रेस के 44 सदस्य थे तो उसी वक्त पार्टी के नेता आनंद शर्मा गृह, वीरप्पा मोइली वित्त और शशि थरूर ने विदेश संबंधी स्थायी समितियों के अध्यक्षता कर रहे थे वहां पर। और अब लोकसभा में कांग्रेस के 53 सांसद वहां पर है और इन समितियों में भी एक भी अध्यक्षता सरकार उसे नहीं दे रही है, ऐसी सामने डिटेल सामने आई है। और क्यों नहीं दे रही है उसके बारे में चौधरी ने यह नया पत्र उस वक्त लिखा है कि जब हाल ही में सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस के हाथ से संसद की 2 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता निकल सकती है। उस तरीके के चौंकावनारा किस्सा सामने आया है और समाचार भी सामने आया है जब इसमें गृह मामलों से संबंधित समिति और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति शामिल है। इस तरीके का पत्र लिखा गया है। अब देखना यह होगा कि आला कमान कांग्रेस में इसमें क्या विचार विमर्श करते हैं और कड़े क्या निर्णय लेते हैं। अब पर हम लोग चलते हैं मथुरा से एक जो समाचार आ रहा है वो चौथे न्यूज़ की ओर हम लोग चलते हैं। तो मथुरा से एक समाचार आ रहा है और वहाँ पर TV9 भारतवर्ष एक न्यूज़ पोर्टल है, उसने कुछ डिटेल दी है। तो वो मथुरा के न्यूज़ के ऊपर हम लोग देखें तो वहाँ पर TV9 भारत ने एक न्यूज़ पोर्टल है और उसने एक डिटेल नहीं लिखी है कि उसने लिखा है कि कंगना रनौत की मथुरा से चुनाव लड़ने की हुई चर्चा, तो उसमें हेमा मालिनी ने लिखा राखी सावंत का नाम। इस तरीके की डिटेल सामने आई है। तो ये एक नया न्यूज़ है और नया न्यूज़ जो सामने आया हुआ है वो TV9 भारतवर्ष ने दिखाया हुआ है। डिटेल हम लोग समझे तो डिटेल कुछ ऐसी है कि वहाँ पर न्यूज़पेपर में भी ये सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर मथुरा में रहा है। क्या है डिटेल? तो न्यूज़पेपर ने ऐसा लिखा कि कंगना रनौत की मथुरा से चुनाव लड़ने की हुई चर्चा, तो हेमा मालिनी ने लिया राखी सावंत का नाम। अब हेमा मालिनी ने क्यों राखी सावंत का नाम लिया वो डिटेल हम लोग समझे तो वहाँ पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने आज पत्रकारों ने सवाल कर दिया और चर्चा किया है कि यहाँ अगला लोकसभा चुनाव जो है वो कंगना रनौत लड़ेगी, ऐसी एक डिटेल सामने आई। और पत्रकारों ने ये क्वेश्चन पूछा हेमा मालिनी को, तो जवाब में ड्रीम गर्ल ने राखी सावंत का नाम ले डाला। वहां पर जरा सोचिए, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा से लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी वर्तमान सांसद हेमा मालिनी से जब यह क्वेश्चन पूछा गया तो सुनने में आ रहा है कि अगली बार अभिनेत्री कंगना रनौत वहां पर मथुरा से चुनाव लड़ने वाली है, ऐसा एक पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा। तो उनका क्या जवाब आया, वो जवाब यहाँ पर विविध न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में भी ये कांस्टेंट वायरल हो रहा है ये न्यूज़। तो वहीं पर हेमा मालिनी के जवाब की काफ़ी चर्चा हो रही है विविध सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनका जवाब स्ट्रेट और सिंपल नहीं रहा। वहाँ पर वो कुछ भड़क गई और उनका जवाब बेहद स्पेशल रहा। और वो क्या बोली वो हम लोग यहाँ पर समझे तो डिटेल कुछ ऐसी आई कि अपने जवाब में उन्होंने राखी सावंत का भी नाम लेके कुछ ऐसा बोले कि जवाब चर्चा का मुद्दा बन गया। अब वो क्या बोले, आकर राधे कृष्ण का नाम जपा और मन में न जाने क्या सोचा उन्होंने, लेकिन पत्रकारों को इससे ऐसा लगा कि वो अगली बार मथुरा से चुनाव लड़ने के फिराक में है। डिटेल कुछ ऐसी है कि बस फिर क्या था कि पत्रकारों ने आज कल शनिवार को वहां पर एक क्वेश्चन पूछा कि मथुरा की वर्तमान सांसद हेमा मालिनी से इस बारे में सवाल दाग किए। तो इस पर पहले हेमा मालिनी ने कहा कि अच्छी बात है कि किसी भी यहाँ पर व्यक्ति आके चुनाव लड़ सकता है, और फिर कुछ ऐसा बोले कि आप लोगों को मथुरा में सिर्फ फिल्मी सितारे ही चाहिए ना। तो और आखिर में यह कह डाला कि कल को राखी सावंत भी यहाँ पर आके चुनाव लड़ सकती है, ऐसा बोली हेमा मालिनी।
अब देखना ये होगा कि यहाँ की भाजपा के सांसद जो भी है वो वहाँ पर किसको टिकट देते हैं और मथुरा में किसको चुनाव जीतने के लिए वहाँ पर नक्की कर रही है। डिटेल और एक और पांचवें न्यूज़ की तरफ हम लोग चले तो हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में एक सबसे बड़ा मुद्दा वायरल हुआ है और एक न्यूज़ भी बहुत ही बड़ी बनी है कि नबन्ना अभियान जो है उसके ऊपर हम लोग वहाँ पर विचार विमर्श करें। और वहाँ पर जो एक डिटेल सामने आई है तो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नड्डा को सौंपी एक रिपोर्ट, और वो क्या रिपोर्ट सौंपी वो सबसे बड़ी 12 घंटे की न्यूज़ वायरल हुई है। वो क्या न्यूज़ आई है वो हम लोग समझे तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर दैनिक जागरण वो सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है, न्यूज़ पोर्टल माना जाता है, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी वहाँ पर दैनिक जागरण है। तो उन्होंने कुछ डिटेल ऐसी लिखी है कि बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में नड्डा की सौंपी रिपोर्ट, और नड्डा को क्या रिपोर्ट दी उसने, तो कुछ डिटेल ऐसी है कि सीबीआई जांच की सिफारिश की है वहाँ पर किसी लोगों ने, तो वो नड्डा को रिपोर्ट सौंपी है। उसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नाबन्ना अभियान के दौरान पुलिस की कार्यवाही पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी एक रिपोर्ट दी है। और वो क्या रिपोर्ट है वो डिटेल न्यूज़पेपर में लिखी है, वो हम लोग पढ़े तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी नाबन्ना अभियान दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक गठित भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी है। उसमें बीजेपी अध्यक्ष ने 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया था और उसके साथ जिसको बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हिंसा और उसके साथ हमले की जांच करने की जिम्मेदारी दी थी। उसके साथ ही इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई ममता बनर्जी की सरकार की कड़ी आलोचना की है। क्या की है कड़ी आलोचना, उसके बारे में एक डिटेल जो है उसमें आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के इशारों पर पुलिस ने नवनिर्मित हमला बोला और उसके साथ सीबीआई जांच की सिफारिश भी वहां पर की है। डिटेल कुछ ऐसी सामने विविध न्यूज़पेपर ने लिखी है कि इस 5 सदस्यीय टीम में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रुजलाल, पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री और लोकसभा के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, लोकसभा के सांसद अपराजिता सारंगी और उसके साथ राज्यसभा सांसद समीर उरांव के पूर्व सांसद सुनील जाखड़ भी शामिल है। अब डिटेल ये आएगी कि वहां पर उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार और हिमाचल प्रदेश में क्या जेपी नड्डा कदम ठोस अहम निर्णय ले रहे हैं, और देखना ये होगा कि ये जो समिति ने जो रिपोर्ट पेश किया है उसके ऊपर क्या ठोस कार्यवाही होती है। अब एक बात करें हम लोग दूसरे न्यूज़ की ओर, और वो देश का सबसे बड़ा एक स्टेट माना जाता है हरियाणा। हरियाणा की एक न्यूज़ जो वायरल हुई है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो वहाँ पर पंजाब केसरी ने एक न्यूज़ दिया हुआ है। वो पंजाब केसरी क्या लिख रहा है वो डिटेल पढ़ूँ तो वहाँ पर पंजाब केसरी न्यूज़पेपर ने लिखा है कि इनेलो की रैली में शामिल नहीं हो सकेगी ममता बनर्जी, शरद और नीतीश समेत कई दिग्गज करेंगे शिरकत। इस तरीके की डिटेल लिखी है पंजाब केसरी ने। डिटेल कुछ ऐसी है कि पूर्व उप प्रधान चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को आज इनेलो की एक रैली में तृणमूल के कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर शामिल नहीं हो पा रही है। तो वो क्या डिटेल है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर रहा है पश्चिम बंगाल में और हरियाणा में भी। तो डिटेल कुछ न्यूज़पेपरों ने जो लिखी है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो समाचार बहुत ही बड़ा है और वो हम लोग समझे तो हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर वहां पर इनेलो की एक रैली में तृणमूल कांग्रेस और सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, उसमें तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधायक और राज्यसभा के पूर्व सांसद विवेक गुप्ता में रैली में शामिल होने के लिए वहां पर भेजा रहा था उनको निवेदन, और साथ ही में इनेलो के नेता ओम प्रकाश चौटाला द्वारा आयोजित रैली में जदयू के वहां पर नेता और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पर फारूक अब्दुल्ला, साथ ही में राजदा के तेजस्वी यादव, उसके साथ एनसीपी के शरद पवार और डीएमके के कमिंजोई, सीपीएम के सीतारमन चेतुरी
और राजस्थान के निर्दलीय सांसद जो है वो हनुमंत बेनीवाल होंगे। वहां पर ये सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ममता बनर्जी वहां पर हाजिर नहीं है। डिटेल कुछ ऐसी है कि राष्ट्रपति चुनाव के कड़वे अनुभव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी अब हिस्सा नहीं लेना चाह रही है। डिटेल कुछ ऐसी है कि रैली में शामिल होंगे तृणमूल के कांग्रेस के विधायक विवेक गुप्ता और साथ ही में इनेलो के नेता ओम प्रकाश चौटाला ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को रैली में आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। पार्टी ने फैसला किया कि राज्यसभा के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर रॉय रैली में शिरकत करेंगे और उसके साथ लेकिन अपरिणित कारणों के सुदेखु शेखर भी वहां पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए विवेक गुप्ता को भेजने का एक निर्णय ले लिया गया। और उसके साथ जिनका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही कम महत्व है, वो बता दे कि इस रैली में कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि ऐसी स्थिति में जब विभिन्न क्षेत्रीय दल अपने शीर्ष नेताओं को इस कांग्रेस विरोधी सभा में भेज रहे हैं, तो उसी के साथ तृणमूल संसदीय शीर्ष नेता क्यों नहीं भेज रहे हैं, उस तरीके का क्वेश्चन मार्क विविध न्यूज़पेपरों ने यहाँ पर ट्रोल किया और विविध न्यूज़पेपरों ने फ्रंट पेज पे ये समाचार को प्रिंट किया। डिटेल कुछ ऐसी है कि पार्टी ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया हुआ है और उसके साथ ही वहां पर हालांकि पार्टी के सूत्रों के मुताबिक एक समाचार वो वायरल हुआ कि शरद पवार इस सभा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका राष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से विवाद हुआ था। अब देखना यह होगा कि वहां पर तृणमूल के नेता और कांग्रेस के नेता क्या आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। दूसरे न्यूज की तरफ अब रुख करें तो स्टेट का एक बिहार राज्य जो है उसमें एक न्यूज सामने आई है और उसके ऊपर आर भारत न्यूज पोर्टल ने कुछ बिहार के बारे में कुछ लिखा हुआ है। वो मैं समाचार यहां पर समझूं और वो मैं समाचार आपको दर्शाऊं तो विपक्ष को लेके एक सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर सामने आया हुआ है। वो क्या मुद्दा है वो हम लोग समझे तो विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए रविवार को यानी आज सोनिया गांधी को अलग अलग लोग वहां पर मिलने जाने वाले हैं। उसमें सोनिया गांधी से मिलेंगे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और साथ रहेंगे अलग अलग नेता। क्या है डिटेल वो समझे तो उसके साथ नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। तभी उसी के साथ इसी कड़ी में वह 25 सितंबर को लालू प्रसाद के साथ सोनिया गांधी से वहां पर मिलेंगे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे और उसके साथ डिस्कशन भी करेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी उसके साथ रहेंगे और वहां पर मुलाकात आज रविवार को शाम को होने वाली है। तो 6:30 बजे सोनिया गांधी के आवास पर वहां पर उनके साथ मीटिंग होगी सोनिया गांधी के आवास के ऊपर और नीतीश कुमार दिल्ली में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ओम प्रकाश चौटाला, सीताराम येचुरी, शरद पवार से वहां पर मुलाकात अभी कर चुके हैं। उसी के साथ जो डिस्कशन हुआ है वो शेयर करेंगे सोनिया गांधी के साथ। एक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात भी साथ वो करने वाले हैं। इससे पहले जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे तो एक डिटेल वो भी आई थी, तब सोनिया गांधी निजी कारणों से विदेश यात्रा पर थी तो उसके साथ मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलेंगे सोनिया गांधी से। उसी के साथ बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती पर विपक्ष नेताओं की हो रही महाजूट में तेजस्वी यादव के साथ भी वहां पर शिरकत भी करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि यहाँ विपक्ष के लोग एक साथ जुड़कर क्या डिटेल सामने ला रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का महाजुटन फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और उसके साथ इसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी वहां पर साथ में है। उसके के साथ मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी वहां पर साथ रहते हैं। तो अब देखना यह होगा कि उसी के बीच क्या डिटेल सामने आ रही है। उसी के साथ एक दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़े तो वहीं पर राहुल गांधी से मिलने वहां पर नीतीश कुमार गए थे तो उसके साथ भी डिस्कशन करके वो भी डिटेल वो सोनिया गांधी को बताएंगे।
एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ सामने आ रही है वो जम्मू कश्मीर की न्यूज़ सामने आ रही है। तो वहीं पर न्यूज़ नेशन कुछ ऐसा लिख रहा है कि वहीं पर जम्मू कश्मीर में भूस्खलन की चलते एक ट्रक रोक दिया गया है और उसी के साथ वहीं पर कहीं पर बारिश की मामला भी सामने आया है। उसी के बीच ट्रैफिक में महिला को एम्बुलेंस में देना पड़ा बच्चे को जन्म। ये न्यूज़ वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी सबसे बड़ी वायरल हुई है। उसमें क्या डिटेल है वो हम लोग समझे तो भूस्खलन की वजह से यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसके चलते 22 वर्षीय एक महिला को एम्बुलेंस में ही अपने पहले बच्चे को वहां पर जन्म देना पड़ा। वहां पर भूस्खलन की वजह से यहां पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसके चलते 22 वर्षीय महिला ने एम्बुलेंस में ही अपने बच्चे को जन्म दिया। और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि घटना जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर शनिवार को हुई और वहां पर भूस्खलन ऐसा बड़ा हुआ कि यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या प्रशासन कार्यवाही करता है। उसी के साथ एम्बुलेंस में हुई महिला की डिलीवरी और कैप्टन वहां पर मेहर के पास हाईवे पर सुबह ही पहाड़ी से पत्थर गिरने का कारण की वजह से गाड़ियों की आवाजानी जो है वो रोक दी गई और बाधित हो गई। उसी दौरान कई गाड़ियों के वहां पर नुकसान भी हुआ है, लेकिन कोई जान हानि वहां पर नहीं है। लगभग 35 किलोमीटर की दूरी वहां पर करोल पहुंचे तो हाईवे पर भी भारी जाम लगा दिया गया और वहां पर जाम हो गया सभी बातें यातायात को। हालांकि फिर भी सेना के जवानों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना दिया, लेकिन पत्थरों की वजह से यहां पर एम्बुलेंस दोबारा मेहर के पास रुक गई और उन्होंने कहा कि चिकित्सा सहायकों ने एम्बुलेंस में ही महिला की डिलीवरी की और महिला की अभी जान बच गई है और वो अच्छी तरीके से है। इसी दौरान एक न्यूज़ जो हिमाचल प्रदेश से आई है उसमें हम लोग रुख करें तो हिमाचल प्रदेश की एक न्यूज़ जो सामने आई है उसमें देश की आज़ादी में हिमाचल प्रदेश की भूमिका बहुत ही अहम रही है, ऐसा नरेंद्र मोदी वहां पर बोल रहे हैं। तो उसी के साथ जो हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ है उसमें मंडी की वर्चुअल रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बड़ा आवेदन किया और उसके साथ एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण संदेश भी दिया हिमाचल प्रदेश के बारे में। पीएम मोदी ने कहा कि वहां पर हिमाचल प्रदेश की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों देश को गौरवित किया हुआ है और गौरवित होने का अवसर भी देश को दिया हुआ है। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वहां पर युवाओं को संबोधन किया और युवाओं का हौसला अफजाई किया। युवाओं को प्रोत्साहित करने का भाजपा की प्राथमिकता है, ऐसा बोले वो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में आने वाले थे, लेकिन वो कई बात के कारण नहीं आ पाए हैं। लेकिन बारिश की वजह से वहां पर उनका यहाँ दौरा स्थगित करना पड़ा और वह हिमाचल की मंडी से पहाड़ मैदान में एक भाजपा के एक युवा सम्मेलन हो रहा है, उसमें वर्चुअल वो मिले और इस तरीके से संबोधन किया युवाओं को। डिटेल कुछ ऐसी है कि इसी दौरान उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में हिमाचल की भूमिका अहम रही है और वहां पर पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चाओं को वहां पर हम लोग आह्वान देंगे और युवा शक्तियों को इस तरीके से हम लोग विकास की ओर ले जाएंगे। तो मित्रों, ये था समाचार का सच। हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की विभिन्न स्टेट के महत्व समाचार। कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।